तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारी क्यों को, जो जेयोंग को कोर्ट से ढक देती है और वहाँ से चुपके चुपके जाने लगती है। तभी जेयोंग बोलता है कि दाक्यूंग तुम, फिर बोलता है नहीं नहीं, मैं तुम्हें दाक्यूंग नहीं बोलूँगा, तुम खुद ही बताओ मैं तुम्हें क्या बोलूँ, क्योंकि जितना कुछ मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ वो सब कुछ झूठ है। अब बताओ क्या बोलूँ तुम्हें, मुझे तुम्हें किस नाम से पुकारना चाहिए और तुम हो कौन। तो ये सुन के क्यों शॉक्ड हो जाती है और रुक जाती है और सोचती है कि मैं देख पा रही हूँ कि मैंने इसका ट्रस्ट पूरी तरह से तोड़ दिया है। ट्रस्ट तो तोड़ा ही, साथ में मैंने विश्वास का आखिरी जो कण था वो भी मैंने तोड़ दिया है, जिसके कारण ये मुझे अब खूनी समझता है और ऐसी खूनी जो पूरी तरह से झूठ बोलती है। और ऐसे वो सोच ही रही होती है तभी जेयोंग बोलता है कि बताओ तुम हो कौन और तुम यहाँ क्या लेने आई हो, बताओ। उसके बाद बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे कारण मैंने बहुत कुछ फेस किया है और मैं तुम्हारे हाथों का खिलौना बन के रह गया हूँ। उसके बाद बोलता है कि एक मिनट, तुम यहाँ पे रिवेंज लेने आई थी राइट, यही तुम्हारा पर्पस था ना, मैं सब समझ गया हूँ, इसलिए तुम यहाँ पे आई हो ताकि मुझे देख सको मेरा हालत। तो क्यों बोलती है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं बस तुम्हारे बारे में बहुत चिंता कर रही थी इसलिए तुम्हें देखने आ गई, और तुम ताए और मुझे हम दोनों को हॉस्पिटल भेजे उसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारे कारण आज हम लोग दोनों का लाइफ बचा है। और मन में सोचती कि मुझे पता है कि ये वर्ड्स और ज़्यादा चुभ रहा होगा जेयोंग के मन में, क्योंकि ये वर्ड्स उसके फैमिली के द्वारा बोले गए वर्ड से ज़्यादा क्रूर है। उसके बाद बोलती है कि मैं तुम्हारे लाइफ में दोबारा कभी नहीं आऊँगी, तुम्हारे आंखों के सामने कभी नहीं आऊँगी, क्योंकि मैंने जो किया उसके लिए मैं बहुत सॉरी फील कर रही हूँ, इसलिए मैं तुमसे सॉरी बोलती हूँ। तो जेयोंग बोलता है कि क्या तुम सिर्फ सॉरी बोल रही हो, बस तुम्हारे सॉरी बोलने से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद बोलता कि अगर तुम दिल से सॉरी फील कर रही हो तो मेरे पास ही रुको और मेरे पास से तुम कहीं मत जाना, मेरे साथ रह के तुम मुझे झेलो। उसके बाद जेयोंग अपना पास्ट का मोमेंट याद करता है जिस टाइम बचपन से वो बहुत मेहनत कर रहा होता है और वो सोचता है कि मैंने बचपन से ही अपना हर चीज़ में बेस्ट दिया है और मैं एक वीक बॉडी के साथ जन्म लिया था, जिसके कारण मेरा वैल्यू नहीं था और मेरा हेल्दी बॉडी नहीं होने के कारण लोग मुझे फॉर ग्रांटेड लेते थे। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं ज़िंदगी भर ऐसे नहीं रहूँगा और मैंने बहुत मेहनत किया है, बहुत मेडिटेशन किया है और बहुत प्रैक्टिस किया है अपने बॉडी को मजबूत बनाने के लिए। मेरे से जो हो पाया मैंने सब कुछ किया और लास्ट में मैंने जो सोचा था वो अचीव कर ही लिया। और अब मेरी मेहनत की बदौलत मुझे छोटी मोटी चोटों के कारण अपनी जान गंवाने का खतरा नहीं था, लेकिन स्पोर्ट्स इवेंट के दौरान मुझे जो गोली लगी उससे मैं लगभग मरने ही वाला था और मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मैं मर ही जाऊँगा। उसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और जेयोंग क्योंग को लेके अपने घर के अंदर जा रहा होता है और क्योंग जैसे अंदर जा रही होती तभी उसे ब्लड का स्मेल आ रहा होता है। तो सोचती है कि ये स्मेल कहाँ से आ रहा है, तभी वो सामने देखती है जहाँ बहुत सारा ब्लड देखती है। तो सोचती कि एक मिनट, ये क्या है, यहाँ तो इतना सारा ब्लड है। तो जेयोंग बोलता है कि तुम ज़्यादा परेशान मत हो, ये नॉर्मल बात हो गया है और मैं किसी भी ट्रॉमा में नहीं रहना चाहता था, इसलिए मैं ऐसे ब्लडी बात ले रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा था उस पल को दोबारा जीने का जब मुझे गोली लगी थी और मैं मर रहा था और मैं ये सब और नहीं सह सकता था, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया है ताकि मैं ये सब से बाहर निकलूं और मैं निकल भी गया। तो क्यों उसके इस व्यवहार को देख के शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद जेयोंग बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी बड़ी बहन के बारे में बताता हूँ। मेरी बड़ी बहन को सब कुछ विरासत में मिला था, जितना भी मैनेजमेंट वाला चीज़ है सब कुछ वही संभालती है। हालांकि उसने मेरी दूसरी बड़ी बहन की हत्या की और ये चीज़ मेरे मॉम डैड को पता था या नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे मॉम डैड इस पे विश्वास नहीं करना चाहते, या तो जानबूझ के नहीं करना चाहते या फिर क्या बात है, अभी तक मैं क्लियर नहीं हूँ इसको लेकर। उसके बाद बोलता है कि जैसे मेरी बड़ी बहन की मृत्यु हुई मेरे मॉम डैड ने सारा जिम्मा मेरी दूसरी बड़ी बहन को दे दिया और मैं ये नहीं देख सकता था कि मेरी खूनी बड़ी बहन फैमिली बिजनेस को संभाले और उसे कंट्रोल में रखे। और मेरे मॉम डैड ने इस बिज़नेस को संभालने के लिए ना जाने कितने दशकों तक भागदौड़ की थी और कितने सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया था, जिससे मेरी बहन किसी भी गंदे तरीके से आगे लेके जा सकती थी, जो मैं नहीं देख सकता था। उसके बाद बोलता कि उसने मेरी बड़ी बहन के साथ जो किया मैं उसे सिर्फ एक गोली में ही रोक सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो मैं उनके जैसा मॉन्स्टर बन जाता, जो मैं नहीं बनना चाहता था। इसलिए मैंने अपना बेस्ट दिया और मैं अपना स्किल्स दिखाना चाहता था लोगों को। और मेरे मॉम डैड कंपनी के कामों में बहुत बिजी रहते थे, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं कंपनी के हिडन एनिमी को ढूंढ ढूंढ कर लाऊंगा और उनको एक्सपोज करूंगा, ताकि फैमिली के लोग मेरे पे भी विश्वास कर सके। और मैं अपनी बड़ी बहन का एक एक चीज़ को नोटिस कर रहा था और एविडेंस कलेक्ट कर रहा था, ताकि सही टाइम पे मैं उसे एक्सपोज कर सकूं।
और मैं चाहता था कि जब मैं अपनी बड़ी बहन को एक्सपोज़ करूं तो उससे अच्छा खासा दंड मिले और उसका पावर छीन लिया जाए। उसके बाद बोलता है कि मुझे पता था कि मेरा जर्नी बहुत ही कठिन था और बहुत ही लंबा था, लेकिन मुझे विश्वास था कि एक दिन ये काम ज़रूर करेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लोग मेरे पे भी ट्रस्ट करने लगेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ईमानदार और अच्छे इरादे कभी जीत ही नहीं सकते बुरे लोगों के सामने। उसके बाद बोलता है कि एक बार मैंने अपने मॉम डैड को बताने की कोशिश करी, लेकिन उससे कुछ दिन पहले वो अपने बड़े भाई को बचाकर हीरो बन गई, चाहे भले ही उसे अपने विश्वास पात्रों को धोखा देना क्यों न पड़ा। और मैं परेशान सबसे छोटा भाई बन गया, जो षड्यंत्रों के सिद्धांत और भ्रमों में पागल हो गया था, और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं इसे कैसे एक्सपोज करूं। सब कुछ मेरा बर्बाद हो गया था, क्योंकि ये रो रो कर महान बन गई थी और मेरे पास कुछ भी नहीं था कि मैं कुछ साबित कर सकूं। उसके बाद बोलता कि अगले साल एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट होने वाला है, जिसमें मेरी बहन को वाइस प्रेसिडेंट के लिए प्रमोट किया जाएगा, जो कि बहुत ही बुरा है। उसके बाद बोलता कि मैंने उसके बाद भी अपने पापा को बहुत कुछ बताने का ट्राई किया, लेकिन मेरे पापा ने मेरा बात कभी नहीं सुना, जिससे मैं पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि मेरा जितना भी मेहनत था सब कुछ बर्बाद हो गया था और अब मुझे लग रहा था कि मुझे कभी भी जस्टिस नहीं मिलेगा। तो क्योंकि ये सुन के बोलती कि नहीं, तुम ऐसा मत सोचो, तुमने जो किया वो गलत नहीं था। तो जेयोंग बोलता है कि हाँ सही में, वैसे मेरा स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तुम भी हो ना यहाँ पे। तो अब मैं तुम्हारे बारे में बताता हूँ। मैंने हम दोनों के रिलेशनशिप के लिए कितना कुछ किया, कितना एफर्ट्स किया, जिसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। उसके बाद बोलता कि जब शिन म्योंग ने मुझे कहा था कि तुम यहाँ पे मुझे मारने आई हो, रिवेंज लेने आई हो, लेकिन फिर भी मैंने उसकी बातों पे भरोसा नहीं किया और मैंने तुमसे पूछा कि सच क्या है। और तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था कि मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं तुम्हें कैसे मार सकती हूँ, और तुम इस तरह से किसी के बहकावे में मत आओ। और अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो मेरे पास कितना अपॉर्चुनिटी था मारने का, लेकिन फिर भी मैं ऐसा कुछ नहीं की। तो तुम गलत सोच रहे हो और तुम शिन म्योंग के बहकावे में मत आओ, वो हमारे बीच में लड़ाई लगवाना चाहता है। उसके बाद जेयोंग बोलता है याद आ गया क्या क्या बोली थी तुम? उसके बाद बोलता कि शिन म्योंग जो भी बोल रहा था सच बोल रहा था, लेकिन मैंने उसका बात पे भरोसा नहीं करके तुम्हारी बातों पे भरोसा किया। मैंने सोचा कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने तुम पे भरोसा किया ना। तो ये सुन के बेचारी क्यों शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। और वो उस मोमेंट को याद कर रही होती है जिस टाइम वो जेयोंग के लाइब्रेरी में होती है और उसे एक हिडन रूम भी मिला था, और जैसे वहाँ पे जेयोंग आता है बोलती है कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया। और बटलर बोलता भी है कि ये झूठ बोल रही है, पर फिर भी जेयोंग बोलता है कि नहीं तुम कुछ भी मत बोलो, तुमने सुना नहीं कि इसने क्या कहा? इसने कहा कि ये गुस्से में बुक रेक में जोर से मार दी थी, जिसके कारण सारा बुक गिर गया था। और ये बात क्यों याद कर ही रही होती है, तभी जेयोंग बोलता है कि तुम्हें पता है ना मैंने तुम पे कितना बिलीव करने का ट्राई किया और मैं तुम पे अंधा विश्वास करता था, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा की। उसके बाद बोलता कि जब मुझे एहसास हुआ कि हमारे फीलिंग्स एक नहीं है, बल्कि मैं अलग ही सोचता हूँ, तुम अलग सोचती हो, और तुम उस टाइम भी झूठ बोल रही थी, क्लियर बोल भी नहीं रही थी, फिर भी मैं तुम पे ट्रस्ट कर रहा था। उसके बाद बोलता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितना मजबूर हो गया था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं सोचूं, कोई भी फीलिंग्स नहीं रखूं, और ऐसा लग रहा था कि मानो मेरा दिल टूट जाएगा। और मैं तुम्हारे बारे में बहुत चिंता कर रहा था जब तुम मेरा कॉल नहीं उठा रही थी, और जब मैंने देखा कि तुम उसे समुद्र में बचाने के लिए किस तरह से संघर्ष कर रही हो, तो मैं बिना कुछ सोचे समझे तुम्हारे लिए समुद्र में कूद गया, जबकि ये जानते हुए कि मैं भी मर सकता हूँ। उसके बाद बोलता कि तुम्हें पता भी नहीं है जब तुम्हारे बारे में शिन म्योंग बुरा बुरा बोल रहा था उस टाइम मुझे कैसा फील हो रहा था, और शायद अब तुम्हें कभी पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मैं तुम्हें ये नहीं बताना चाहता। तो क्योंकि ये सब सुन के बहुत बुरा लग रहा होता है और वो बोलती कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो जेयोंग बोलता कि मैंने सोचा कि अगर मैं कोशिश करूँगा तो तुम समझ जाओगी कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ और फिर सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि ये मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं जब इन बुरे टाइमों से गुजर रहा था तब तुम मेरे बारे में क्या सोच रही थी? तुम तो सिर्फ रिवेंज लेने के बारे में सोच रही थी, क्योंकि तुम्हें क्या ही फ़र्क पड़ता है कोई मरे या जिए। उसके बाद बोलता है कि जब मैं तुम्हारे सामने रो रहा था और अपना फीलिंग्स बता रहा था तो तुम्हें कितना मज़ा आ रहा होगा ना, तुम तो इन्जॉय कर रही होगी और मन ही मन हंस रही होगी, क्योंकि तुम्हारे दिल में तो मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं था, तुम्हारे मन में तो सिर्फ रिवेंज ही रिवेंज था। तो क्यों बोलती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। तो जेयोंग बोलता है कि गलत? उसके बाद बोलता कि अच्छा एक चीज़ बताओ, तुम्हें ये सब करके क्या मिला? और तुम्हें पता था कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए ट्रू फीलिंग्स है, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? और तुम्हें क्या लगता है ये सॉरी से, एक छोटा सा सॉरी से मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो क्यों बोलती कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तो जेयोंग बोलता है कि पहले मुझे ये बताओ
क्या तुम्हें लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत नहीं है? उसके बाद बोलता है कि मुझे अपना स्टोरी बताओ। तुम्हें सायंग ग्रुप से शिकायत थी, है ना? और तुम्हारा प्लान था कि तुम चेयरमैन ली के बेटे को मार दो। तो अब मुझे ये बताओ, तुम्हें कैसा लग रहा है कि तुम अपना रिवेंज में सक्सेस पा ली हो और तुम्हारा जैसा विश था कि चेयरमैन ली का बेटा मर जाए वो पूरा हो गया है? तो क्योंकि तुम्हारे कारण ही सायंग ग्रुप का नेक्स्ट जनरेशन ख़त्म हो गया है और चेयरमैन ली का बायोलॉजिकल सन कोई और नहीं बल्कि हान जोंग उन था। तो ये सुन के क्यों शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि क्या उन उन चेयरमैन ली का सन था। तो गाइस, ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग आगे क्या हो सकता है और क्या आपको लगता है कि सच में उनका डेथ हो गया है या नहीं। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।